हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स का, यूनिट फर्स्ट का। और हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है इस समय इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और आज हम लेकर प्रेजेंट हैं कूलॉम्स लॉ को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है। कूलॉम्स लॉ को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कूलॉम लॉ क्या बताता है कि दो पॉइंट चार्ज जो है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, इन सारी बातों को बताता है। तो आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, लेट Q1 एंड Q2 is separated by some distance r, और इनके बीच की डिस्टेंस r है, then according to Coulomb's law the electrostatic force between these two charges is directly proportional to magnitude of product of these charges, and it is inversely proportional to square of distance between them. ओके, इफ वी कंबाइन दिस टू, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम पाते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसे रिप्लेस कर दें, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को रिप्लेस कर दें, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Now look here. Here the value of K depends on the medium between the two charges. The value of K depends between the medium of two charges. इन दोनों चार्ज के बीच का मीडियम कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या है। ओके, एंड इट्स वैल्यू फॉर वैक्यूम, और एयर भी कह सकते हैं, वैक्यूम और एयर इज, के की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 8.98 समथिंग होती है। तो हम इंटू 10⁹ होती है। तो हम इसको मतलब कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए हम लोग सीधे 8.98 इंटू 10⁹ ना कह के हम क्या कर लेते हैं, इट इज 9.0 इंटू 10⁹ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अभी हम लोग देखेंगे कि ये यूनिट कैसे आ रही है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। और कूलॉम्स लॉ में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कूलॉम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the two charges. That is, अगर हम कहें कि इनको मिलाने वाली ये लाइन ये है, तो हमेशा इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा इसी लाइन के अलोंग कहीं पे होगा, इसी लाइन के अलोंग। मतलब कि ये जो फोर्स, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो हो सकता है कि ये इसको इधर फोर्स लगाए और ये इसको इधर फोर्स लगाए। ठीक है, ऐसे रेडियली मतलब फोर्स लगाएंगे, उस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा जो लाइन उन चार्जेस को मिला रही है। ऐसा नहीं होगा कि ये अगर इस पे फोर्स लगा रहे तो वो फोर्स इधर चला जाए, इस इनको मिलाने वाली लाइन से डिफर कर जाए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो जो कूलॉम फोर्स है, या फिर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। ओके, अब आते हैं के की डिफरेंट वैल्यूज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि के की डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग मीडियम में कैसे डिफाइन होती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए आप लोग और पढ़ते रहिए। तो अब आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ में द वैल्यू ऑफ के कैन आल्सो बी रिटन एज, और वो जो 9.0 10⁹ वैल्यू उसकी आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, वो जो वैल्यू आती है वो आती है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड वैल्यू है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट से पता की गई है। अब यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ के
कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको क्या और कैसे लिख सकते हैं, के को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0 इन वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। अगर हम मीडियम में, किसी मीडियम में बात कर लें तो इन एनी मीडियम द वैल्यू ऑफ के, इन मीडियम यहाँ पहले लिख लेते हैं। तो अगर मीडियम में बात करेंगे तो के की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ के इज रिटन एज 1/4πε, जहां पर इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम में, उसके जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाता है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज absolute permittivity of free space, where epsilon naught is absolute permittivity, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। एंड जो यहाँ पर एप्सिलॉन यूज किए हैं, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। एंड एप्सिलॉन को क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम की बात होगी उस मीडियम का ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। नाउ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी, थोड़ा उसको ध्यान देते हैं। इसको हटाएं, चलिए इसको पूरा हटा देते हैं। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे। सिंस k is equal to 1/4πε0 and the value of k, अभी हमने देखा 9.08 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, लुक हियर, अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर दें, एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर दें, बाकी को एक तरफ कर दें, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π into 9.0 into 10⁻⁹। ओके, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाई कूलम स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसकी जब वैल्यू हम लोग पता करेंगे, व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस, वी विल गेट दैट इट इज अबाउट 8.85 into 10⁻⁻12। 4 पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, और यूनिट का हो जाएगा कूलम, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ लुक हियर, अब हम कैसे हम डिफाइन करेंगे कि एप्सिलॉन क्या है, और एक टर्म आएगा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे किसी भी मीडियम का, थोड़ा उसको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। तो सीधे वो टर्म लिखते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अच्छा, जो के का ये यूनिट है कैसे आया है, चलिए थोड़ा इसको भी जान लेते हैं कि हमने यूनिट ऑफ के कैसे निकाला, यूनिट ऑफ के की हमने यूनिट कैसे निकाली हुई है। जो अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन की जो यूनिट है ना, एप्सिलॉन की यूनिट और भी तरीके से लिखी जा सकती है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है, बट हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको उस हिसाब से लिखा है। द यूनिट ऑफ के की जो यूनिट है कैसे हमने पता किया है, यहाँ से देखिए, हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे है। अब यहाँ से के का यूनिट पता करना है, तो बाकी को एक तरफ कर देंगे, के को एक तरफ कर देंगे, तो के इज इक्वल टू
F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। अब देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। Q1 Q2 मतलब कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप के का यूनिट या फिर किसी भी चीज का यूनिट निकाल सकते हैं, बस उसका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसका चाहे तो आप डायमेंशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो डायमेंशन निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग बाद में वर्क कर लेंगे। आप लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। चलिए तो आगे चलते हैं, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, अच्छा इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग लिमिटेशंस जान लेते हैं कि कूलॉम्स लॉ कहाँ पे होल्ड करता है, कहाँ पे होल्ड नहीं करता है। देखिए कूलॉम्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेज। अगर दो चार्ज स्टैटिक हैं, वो पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज हैं और स्टैटिक चार्ज हैं, या फिर दो से ज्यादा भी यदि पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, वहां पर भी वो होल्ड करता है। बट चार्ज क्या होने चाहिए, चार्ज शुड बी स्टैटिक इन नेचर। चार्ज का नेचर स्टैटिक होना चाहिए। चार्ज अगर मोशन में है तो उस समय हमारा कूलॉम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है। तो और दूसरी बात, कूलॉम्स लॉ का मतलब रेंज कितना है, यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक वर्क करता है, तो ऐसे माना जाता है द रेंज ऑफ कूलॉम्स फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेंज होता है अप टू इन्फिनिटी होता है। बट ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10⁻⁻15 मतलब 1 फर्मी से नीचे ये फोर्स वर्क नहीं करता, मतलब इनसाइड न्यूक्लियस नहीं वर्क करेगा। तो ये कोई मतलब कि वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है देखा जाए तो। कूलॉम्स लॉ का अगर एक्चुअल में लिमिटेशन देखा जाए तो इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 से कहीं तक वर्क करेगा। और साथ में ये भी है कि मतलब कि जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ को हमेशा पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज के बीच में अप्लाई होता है। अगर दो से ज्यादा पॉइंट चार्ज है तो वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा, जो कि हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे। ठीक है, तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। लुकिए, तो अगर हम बात करें, इफ देर आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस q1 एंड टू चार्जेस q1 एंड q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, देन इफ देयर इज वैक्यूम बिटवीन देम, अगर उनके बीच में वैक्यूम है तो इन वैक्यूम, अगर उनके बीच में अगर मान लीजिए वैक्यूम है तो क्या हो जाएगा, फोर्स को अगर F नॉट से रिप्रेजेंट करें, देन F नॉट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इफ दिस मीडियम, ये जो स्पेस है इनके बीच में, अगर उसको हम लोग किसी मीडियम से रिप्लेस कर दें जिसका रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तो क्या होगा, तो इन मीडियम, अगर हम मीडियम में बात कर लें तो फोर्स कितना हो जाएगा, अगर इनके बीच में मीडियम आ जाए, डिस्टेंस पहले जितना ही रहे, तो मीडियम में क्या हो जाएगा, फोर्स को इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई, और जहां पर एप्सिलॉन है उसको एप्सिलॉन नॉट है वहां उसको हम एप्सिलॉन से मतलब रिप्लेस कर देंगे, एंड q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दें, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम टू डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, तो फ्रॉम हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मतलब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा क्या, F नॉट बाई एफ एम, और F नॉट बाई एफ एम करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगा, तो राइट हैंड साइड डिवाइड हो तो इसमें का 4 पाई, इसमें का 1/4 पाई, दोनों का 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और q1 q2 बाई r स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा
एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कह रहे हैं। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नॉन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस मीडियम का बोलते हैं और एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को एक और सिंबल से डिनोट किया जाता है जिसे हम लोग के बोलते हैं। बट यहाँ पे के ऑलरेडी पहले हम लोग इस फार्मूले में भी यहाँ पर यूज कर रहे थे, तो अगर के यहाँ पर लिख दें तो उस के से कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे कि यहाँ पर जो के है दैट के रिप्रेजेंट्स द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। वो जो के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फोर्सेस के साथ, तो हम लोग ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो हम ऐसे कहेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिफाइंड एज फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज सेम इन बोथ मीडियम। अगर दोनों मीडियम में डिस्टेंस चार्जेस के बीच में सेम है तो वैक्यूम वाले फोर्स का रेशियो अगर हम मीडियम वाले फोर्स के साथ ले तो हम क्या पाएंगे, वो जो रेशियो आएगा दैट रेशियो विल बी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। वो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में बताएगा। क्लियर है? ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बाद थोड़ा सा हम लोग बात करें कि ये होता क्या है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज 5। ओके, हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एप्सिलॉन आर लिख रहे थे, एप्सिलॉन आर को हम लोग एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे। इट हैव नो यूनिट, ये ध्यान रखना होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और फिजिक्स में जब दो सिमिलर क्वांटिटीज, एक जैसी क्वांटिटीज का रेशियो लिया जाता है तो वहां पर उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब यहाँ पे आते हैं, तो इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 5, then and force between those and चलिए is 5, then how the force is how force reduces। चलिए फोर्स कैसे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होता है। then how force reduces if the two charges is placed in this medium ठीक है, at as the same distance in vacuum, जैसे कि वो as the same distance in vacuum। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। इसको पहले समझ लीजिए क्या कर रहे हैं। मतलब वैक्यूम में कोई चार्ज था, ठीक है, उसके बीच में कुछ फोर्स था, कुछ भी। अगर हम उसी चार्ज को एक मीडियम में उसी डिस्टेंस पर लेते हैं और उस मीडियम में लेकर आए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर मतलब उस मीडियम का रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 5 हो, तो फोर्स कैसे रिड्यूस होगा? सिंपल सी बात है, फोर्स रिड्यूस होगा, लेकिन कैसे होगा, कितना होगा, ये देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर में क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज थे Q1 एंड Q2। क्लियर है?
और इनके बीच का डिस्टेंस r था। अगर हम कहें कि इनिशियली इस वैक्यूम में इनके बीच का फोर्स F0 था, ठीक है, F0 फोर्स था। तो अगर हम बात करें F0 फोर्स था, अगर हम इसी को मीडियम में लेकर आए तो फोर्स कितना हो जाएगा, Fm हो जाएगा। और अभी हमने क्या देखा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी चार्ज को लेकर आए हम और इसके बीच में मीडियम आ गया, ये चार्ज है हमारा Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इसके बीच में एक मीडियम आ गया, डिस्टेंस अभी भी वही है, डिस्टेंस अभी भी R है, इसके बीच में मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मतलब एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है 5 है, एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आपको बस ये बताना है कि फोर्स कितना रिड्यूस हुआ होगा पहले की अपेक्षा। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे मतलब समझते हैं। तो देखिए इजी चीज है इसको समझना। हम लोगों ने अभी देखा कि F0 by Fm दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लिख रहे थे एप्सिलॉन r, ठीक है। हियर इट इज गिवन दैट, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लें, तो यहाँ से लिख सकते हैं F0 अपॉन Fm दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हमको दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी हमको दिया हुआ है क्या गिवन है, हमको गिवन जो है एप्सिलॉन r की वैल्यू वो है 5, ठीक है, 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो Fm कितना हो जाएगा, Fm इज इक्वल टू, अगर यहाँ से देखा जाए तो Fm इज इक्वल टू F0 बाई एप्सिलॉन r, ये हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ देते आएंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, क्लियर है। तो यहाँ देखिए F0 बाई एप्सिलॉन r, सो F0 बाई 5, देन व्हाट हैपेंड, force in the medium is just 1/5 times of force in vacuum, मतलब लगभग क्या हो जा रहा है, फोर्स हमारा 5 टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं और तब आगे बात करते हैं। और हम लोग जैसे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। तो लेक्चर बड़ा हो जा रहा है तो आपको भी देखने को मन नहीं कर रहा होगा, और बड़ा हो जाने से बहुत दिक्कतें होती हैं अपलोडिंग में, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, देन आज के लेक्चर को बंद करते हैं और फिर नेक्स्ट डे क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, हाँ चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका इसी पे दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये होमवर्क है, समझिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4 कूलम माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर 2 स्फीयर हैं, ठीक है, 2 स्फीयर्स हैं और एक पर जो चार्ज है Q1 की जो वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम है, और दूसरे स्फीयर पे जो चार्ज है Q2 वो है -8.8 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज ओके। फोर्स दिया हुआ है कि इन चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है आपका 0.2 न्यूटन, इतना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स के बीच में फोर्स बताइए, मतलब दिया स्मॉल स्फीयर, इसे पॉइंट चार्ज के जैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बताना है तो हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ हमको पता करना है डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस को एक तरफ कर देंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 दिस डिवाइडेड बाई F, ओके। R स्क्वायर की वैल्यू हो गई, अब K की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 9.0 इंटू 10⁹, ठीक है। और बाकी वैल्यूज हम लोग रख के कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इनटू। अब यहाँ पे देखा जाए Q1 Q2, तो Q1 Q2 की वैल्यू, अब देखिए हमको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, सो वी विल नॉट कंसीडर द पोलैरिटीज,
हमसे केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई। तो ये देखिए Q1 Q2 को वैल्यू रख देंगे, 0.4 माइक्रो कूलम है, तो इसको यहीं पर चेंज कर लेंगे, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये हो जाएगा माइनस में 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6, दिस डिवाइडेड बाई, ये किसके द्वारा डिवाइड होगा, 0.2, तो 0.2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए 0.2 से अगर डिवाइड कर दिया है तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा r जो हो जाएगा, अगर r के बारे में सोचा जाए तो r विल बी अंडर रूट दिस 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू, इसको यहाँ पे रख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 0.4 है और ये 0.2 है, तो ये 2 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा, एंड 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, दिस विल बी 1.6, तो ये हो गया 1.6, और हमारा हो गया 10⁻12, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखा जाए, देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो अंडर रूट से बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते थे, -12 है और ये -9 है, तो 10⁻³ आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करके बाहर कर लिया, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4, ये हो गया -4 हमारा हो गया, नहीं कितना हो गया, -3, सॉरी -3। अब ये अगर हम इसको ध्यान दें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो 16 का फिर से निकल जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका 10⁻⁻4 का निकलेगा 10⁻2, तो ये पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 4, एंड अंडर रूट में 10⁻�4 को निकालेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 12, 12 इंटू 10⁻2, 12 इंटू 10⁻2, और ये हो जाएगा मीटर में, क्लियर है। तो जो हमारा r आ गया, r की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10⁻2 मीटर। इसी को हम लोग चाहें तो और भी अच्छे से लिख सकते हैं, विदाउट एनी दिस सच टाइप ऑफ पावर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.12 मीटर। तो इतना मीटर है चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस इतना है। अब अगर इसके आगे अगर ध्यान दें हम लोग तो हाँ, तो ये इतना मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में दिया है आंसर, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर भी हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो ये हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे इस बात को कि देखिए न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो हर जगह लगता है, चाहे कोई भी फोर्स हो। अगर हम किसी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल अप्लाइड बाय दैट बॉडी ऑन अस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूछ रहा है कि बताइए कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। इस स्फीयर की वजह से फोर्स कितना होगा। अगर भाई इस स्फीयर की वजह से इस स्फीयर पे फोर्स अगर मान लीजिए 0.2 न्यूटन का दिया हुआ है, तो डिफिनेट है कि इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगाएगा वो भी 0.2 न्यूटन का होगा। अगर ये इसको 0.2 न्यूटन से पुश कर रहा है, मतलब अपने तरफ खींच रहा है, सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये 0.2 न्यूटन से अपने तरफ खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है तो ये भी इसको 0.2 ही न्यूटन से अपने तरफ खींचेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, सो नो मैटर, आप लोग इस पे जो भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। और इसके आगे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पे क्वेश्चन करेंगे और उसका थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स की तरफ, मतलब एडवांस टॉपिक की तरफ। तो अब थोड़ा और मजा आने वाला है, अच्छी थ्योरीज आने वाली हैं, अब कहानियाँ खत्म हो गई हैं लगभग, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।